यिमिंग ने इस समय का फायदा उठाया। उन्होंने सुजाकू राजवंश से संपर्क करने के लिए हाउटियन संप्रदाय के टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग किया और राजकुमारी की हवेली में आ गया। बेशक वह अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकता, अन्यथा उसे पहचान कर शिकार किया जा सकता है। उस समय उन्होंने प्रिंस जियांग ताइशांग को बहुत नाराज किया। उसके 8 सेनापति मारे गए। यिमिंग ने चुपचाप राजकुमारी हवेली में प्रवेश किया। इस समय जियांग जू तालाब के सामने बैठा था और उदासीनता से मछलियों को खाना खिला रहा था। पिछली बार से पशु देवताओं ने पूर्वी राजधानी पर आक्रमण कर दिया था और दुष्टात्माओं ने नगर पर आक्रमण किया। तब से सुजाकू राजवंश का वातावरण बहुत बदल गया है और उसे बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि सम्राट सुजाकू ने अपने बच्चों को बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। राजकुमारी जियांगजू, एक परिचित आवाज लगी, बहुत धीमी। राजकुमारी जियांगजुए खुश हुई, लेकिन फिर भी वह शांत बैठा रहा और धीमी आवाज में कहा, अदृश्य यिमिंग, क्या यह आप है? यिमिंग ने कहा, यह मैं हूँ। यिमिंग ने भी कहा, मैं यहाँ आपकी मदद मांगने आया हूँ और मैं किताबी दुनिया देखना चाहता हूँ। जियांगजू ने उसे किताबों की दुनिया में भेजने का वादा किया, लेकिन यिमिंग डोंगडू से भाग निकले। अब वह तियांगकेचिंग हॉल के लिए कुछ अभ्यास ढूंढना चाहता है, एक ऐसी जगह जहां किताबों की दुनिया स्वाभाविक रूप से चली जाएगी। और इसके अलावा वह वास्तव में स्वयं वहां जाना चाहता है। जियांग जूई ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हें संकेत देता हूं। और राजकुमारी, जियांग जू ने कहा, जब तक आप संकेत लें तब तक आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन आधार यह है कि तुम्हें मेरा रूप बदलना होगा। यिमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, बाहर आने के बाद मैं आपको धन्यवाद दूंगा। जियांग जू ने कहा, आपका स्वागत है, जब तक तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। जियांग जू ने कहा, आप मुझे बाहर ले जा सकते हैं। यिमिंग ने शर्माते हुए कहा, आप एक राजकुमारी हैं, क्या मैं तुम्हें बाहर ले जाने के लिए बहुत आकर्षक हूँ? यिमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जहां भी जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। जियांग जूई गुस्से से खुशी में बदल गई। मैं इन दिनों बहुत ऊब गया हूँ, अभ्यास करने का मेरा मन नहीं है। मैं टहलने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन सम्राट ने हमें प्रतिबंधित कर दिया है और शाही परिवार को बाहर जाने से मना किया। यिमिंग को अचानक चक्कर आ गया। यिमिंग ने कहा, चूंकि सम्राट तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? क्या इससे मुझे आग नहीं लगती? जियांग जू ने कहा, तुम किससे डरते हो? जब तक तुम मुझे वहां से नहीं ले जाओगे, सुजाकू के दरबार में उनके लिए मुझे ढूंढना मुश्किल होगा। जियांग जू ने सहज स्वर में कहा। तब यिमिंग ने कहा, यदि आप सम्राट सुजाकू की अवज्ञा करते हैं, तब उसे यह नापसंद होगा और यह इसके लायक नहीं है। जियांग शू ने जोर देकर कहा, मुझे परवाह नहीं है, मुझे आपके साथ अवश्य जाना चाहिए। यिमिंग ने बेबसी से कहा, क्या तुम मेरे साथ भाग जाओगे? जियांग जुए किया और थोड़ा शर्माया और कहा, क्या बकवास है, कौन तुम्हारे साथ भागना चाहता है? मैं आराम करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। क्या आप किंगलोंग राजवंश से हैं? चलो किंगलोंग चलते हैं, मैं कुछ दिनों तक राजवंश में रहूंगा। यिमिंग ने अपना सिर खुजाया। सचमुच उसे अस्वीकार करते रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यिमिंग ने इसके बारे में सोचने के बाद कहा, ठीक है, काम पूरा करने के बाद मैं आपको कुछ दिनों के लिए किंगलोंग अकादमी ले जाऊंगा। मैं बहू जाऊंगा, चलो राजवंश और जुआनबू राजवंश की ओर चलें। मैं उन जगहों पर कभी गया भी नहीं। जियांग जू ने बहुत खुश होकर कहा, हाँ हाँ, वह लगभग उछल पड़ा। जियांग जू की शर्तों पर सहमति जताते हुए यिमिंग हस्ताक्षर के साथ चले गए और फिर किताबों की दुनिया की ओर बढ़े। किताबों की दुनिया का प्रवेश द्वार इंपीरियल पैलेस में स्थित है और हमेशा प्रवेश नहीं कर सकते, इंसान की आंखों और कानों से बचने के लिए। यिमिंग रूई ने जियांग जू की शक्ल बदलने के लिए पोशाक का उपयोग किया। एक पुराना घर किताबों की दुनिया का प्रवेश द्वार है और घर के सामने सफेद भौहों और सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा है। किताबों की दुनिया में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को इसकी पुष्टि से गुजरना पड़ता है। जब यिमिंग दरवाजे पर आए तो बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा झुका, आपकी शाही महारानी। यिमिंग ने सिर हिलाया और उसे संकेत दिखाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, राजकुमारी, आपको जांच करने की जरूरत नहीं है, कृपया अंदर आएं। पुराने घर में प्रवेश करते ही आपको एक टेलीपोर्टेशन एरे दिखाई देगा। यिमिंग ने कदम बढ़ाया और टेलीपोर्टेशन एरे अपने आप काम करने लगा। अगले ही पल वह सफलतापूर्वक एक अजीब जगह में प्रवेश कर गया। इस स्थान में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है और सभी किताबों की अलमारियां हवा में तैर रही हैं। इसलिए सभी किताबों की अलमारियां त्रिआयामी रूप से रखी गई हैं। चारों ओर देखने पर हर जगह विशाल जेब किताबों की अलमारियां हैं, असीमित। उन्होंने बहुत देर तक निरीक्षण किया, लेकिन एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। इतनी सारी किताबें हैं, मुझे कब तक पढ़ना होगा? उसने एक पल के लिए सोचा, 3-in-1 दर्पण निकालते हुए। तुरंत 3 क्लोन प्रकट हुए और यहाँ अपनी मूल पुस्तकों के साथ पुस्तकों की तलाश शुरू कर दी। 4 लोग किताबें ढूंढने गए। किताबों की दुनिया में सभी किताबें सीमित हैं और उन्हें दिव्य अर्थ में नहीं देखा जाता है, इसलिए उन्हें केवल मैनुअल रूप से खोला और पढ़ा जा सकता है। इससे यिमिंग की पुस्तक चयन की समस्या सामने आती है। वह केवल एक एक करके धीरे धीरे पढ़ सकता है। सौभाग्य से उनके लोग 4 समूहों में विभाजित थे, अन्यथा दक्षता कम होगी। इस बार यिमिंग की पुस्तकों का चयन मुख्य रूप से तियांकिंग हॉल पुस्तक संग्रह की तैयारी के लिए था, इसलिए जब भी वह कोई किताब पढ़ता है तो उसे वह याद हो जाती है। उन्होंने जो पुस्तकें चुनी वे आवश्यक रूप से ईश्वर स्तरीय अभ्यास नहीं थी, लेकिन विभिन्न त्यानहुन सदस्यों की खेती के लिए विभिन्न स्तरों पर अभ्यासों का एक व्यापक संग्रह है। पुस्तक चयन प्रक्रिया बहुत धीमी थी, 1 दिन, 2 दिन, आधा महीना, 1 महीना। जब यिमिंग ने लगभग किताबों की दुनिया पढ़ ली थी,
तब तक 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका था। उन्हें लगा कि वह मार्शल आर्ट में माहिर हैं और मार्शल आर्ट याद रखना ही काफी है। उन्होंने इससे कई देव स्तरीय अभ्यासों की भी खोज की, जो उनकी प्रैक्टिस में काफी मददगार था। पुस्तक की दुनिया 5 एलिमेंट्स राजवंश से अलग रहने लायक है। इसमें कई मार्शल आर्ट शामिल हैं और कई खंड हैं, न केवल तियानयुआन महाद्वीप से, अन्य सभ्यताओं से भी शामिल। बुद्ध, अमर, चुड़ैलों और कन्फ्यूशीवाद आदि से उन्हें बहुत लाभ हुआ। पिछले 2 महीनों में उनकी किताबों का कलेक्शन 1% से भी कम देखने को मिला है। यदि आप इसे संपूर्ण रूप से देखना चाहें तो दशकों तक नहीं देख पाएंगे।